भारतीय जनता पार्टी के हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय तनवीर अहमद जी, माइनॉरिटी मोर्चा के प्रभारी डॉक्टर जे.के. जैन, सभी मोर्चा और प्रकोष्ठों को मार्गदर्शन और सहयोग करने वाले महेंद्र पांडे जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे ज्येष्ठ नेता माननीय आरिफ बेग साहब, आज के इस मुस्लिम महिला सम्मेलन की संयोजिका प्रोफेसर नाहिद शेख, मोहतरमा रेशमा हुसैन, मध्य प्रदेश से आई हमारी विधायिका श्रीमती लोबो, मोहतरमा रानी पाशा, मोहतरमा बिल्किस बानो, मोहतरमा मुन्नवरी बेगम, मंच पर उपस्थित हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा स्मृति ईरानी और उपस्थित सभी 22 राज्यों से आई हुई इस महिला सम्मेलन के आई हुई हमारी मुस्लिम बहनें और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं माइनॉरिटी मोर्चा को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको आज तकलीफ भी हुई क्योंकि ये हॉल 2 बजे मिलने वाला था, आपको 4 बजे मिला, जिसके कारण भी थोड़ी तकलीफ आपको हुई है। पर आज का ये यशस्वी आयोजन आज इस देश के सामने विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समाज के मन में एक नई विचार, नई सोच निश्चित रूप से निर्माण करेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आज का दिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में हम जिनके विचारों पर चलते हैं वो हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया का जन्मदिन है। उनका एक प्रखर नेतृत्व था। अगर उनकी तुलना करनी है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मातोश्री थी जिजाऊ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कर्नाटक की रानी कित्तूर चेन्नम्मा, चांद बीबी, आसाम की कनकलता और वीर सावरकर जी के साथ जिस सहयोगी ने हमारे देश के स्वाधीनता के लिए आंदोलन किया वो मादम कामा, एनी बेजेंट, इन सब की विरासत की प्रतीक राजमाता विजयराजे सिंधिया थी। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए बहुत कोशिश की और इसलिए उनके जन्मदिन के ऊपर आज हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और मैं आप सब की ओर से, हमारी सब की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजमाता जी का अभिवादन करता हूँ, उनको उनके स्मृति में आदरांजलि अर्पित करता हूँ और हमारी सब बहनों को यहाँ पधारने के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समझा है और समझकर आप यहाँ आई है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विचार है वह है राष्ट्रवाद। हम इस देश की सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, ये राष्ट्रवाद का विचार, ये हमारी प्रेरणा है। अगर राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति और उन्नति और विकास करना है तो हमारे देश में जितने जात है, जितने पंथ है, वो जितने धर्म है, इन सब लोगों को साथ में लेकर अगर हमको देश का विकास करना है, आइए इन सब का विकास अगर हमको करना है तो इस देश में रहने वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, सभी जात पंथ धर्म से आए हुए सभी लोगों का हमको विकास करना होगा। और ये विकास कैसे होगा, इसके लिए हमने कहा है कि हम लोग सुशासन लाएंगे। गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस, इसका मतलब है सुशासन। और ये सुशासन और विकास, और ये सुशासन में लाने के लिए हमने ये तय किया है कि हम लोग ई गवर्नेंस के साथ, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके
हम सुशासन और विकास लाएंगे। और तीसरी बात जो हमने हमारे सामने रखी है वो है समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, वनवासी हो, इस समाज के इन शोषित पीड़ित व्यक्तियों को हम भगवान मानेंगे। और जब तक हमारे प्रयासों से, हमारे कार्य से इन सभी व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होगा और तब तक हम कार्य करते रहेंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के विचार में किया हुआ सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्दिष्ट है। हमारा भारतीय इतिहास, संस्कृति और विचारों की विरासत बहुत बड़ी है। स्वाधीनता का इतिहास हम सबको पता है। हमारे भारतीय समाज की व्यवस्था, हमारी मूल्याधिष्ठित सामाजिक व्यवस्था और शैक्षणिक व्यवस्था, ये पूरे दुनिया में एक आदर और सम्मान का विषय है। और इसलिए हमारे भारतीय विचार के आधारित मूल्याधिष्ठित सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था की वैचारिक विरासत को लेकर विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करके हम 21वीं सदी के हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को संकल्प है। और पांचवी बात मैं जो आपको कहना चाहूँगा वो आप बिल्कुल ठीक तरीके से समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक के राजनीति के लिए बदनामी की गई है। जो पांचवी बात है वो सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते पूरे विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और लिंग भेद के आधार पर की अन्याय करने वाली किसी भी विचारधारा को हम नहीं मानते। समता, समता, समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए हम कटिबद्ध है। हम जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं मानते। महिला और पुरुष भी समान है और समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयवाद को हम समाज से उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके जात, पंथ, धर्म, भाषा और धर्म से बड़ा नहीं होता, तो व्यक्ति उसके कार्य से, उसके कर्तृत्व से और उसके गुणवत्ता से बड़ा होता है। इसी बात पर हमारा विश्वास है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बार बार गलत प्रचार किया जाता है कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये कम्युनल पार्टी है, ये गलत है। पूरे देश में हम स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले विदेश में गया था, लंदन के एयरपोर्ट पर मुझे टाइम मिला तो एक बुक डेपो से, एक बुक की दुकान से एक किताब मैंने खरीदी की और उस किताब का नाम था कि 5 श्रेष्ठ भाषण श्रेष्ठ नेताओं के। तो मैंने किताब खरीदी की। उसमें एक भाषण था अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का, दूसरा भाषण था ब्रिटेन के स्वर्गीय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का, तीसरा भाषण था जिन्होंने अमेरिका में निगरों के अधिकारों के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया, वो मार्टिन लूथर किंग का, चौथा भाषण जो था वो नेल्सन मंडेला जी का था। जरा दरवाजे पर खड़े होकर उनको कहिए कि नारे देकर मत आइए, यहाँ पर डिस्टर्ब होगा। बहुत अच्छी संख्या में सभी महिलाएं बहनें आई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जो चौथा भाषण था वो नेल्सन मंडेला जी का था और पांचवा भाषण जो था वो शिकागो में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया था वो भाषण था। मैं हवाई जहाज में बैठकर वो किताब को पढ़ रहा था तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैं, वो धर्म परिषद थी,
और उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूँ। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आप जिस धर्म का अनुकरण करते, जिस भगवान को आप मानते, वो भगवान और वो धर्म श्रेष्ठ है। और इसलिए हम ये इस विचारधारा को लेकर चलते हुए स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा के आधार पर हम चलते हैं। बीच में अमेरिका में मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में एक फिल्म में जिस प्रकार से अपमानित करने वाली बातें कही गई थी, उसका राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी में अपने भाषण में मैंने निषेध किया था, क्योंकि हम सभी धर्म का और सभी भगवान का सम्मान करते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। हमारे बारे में ये गलत प्रचार किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर विचार के विरोधी में है। आप में से बहुत सी हमारी बहनें पढ़ी लिखी है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप घर जाने के बाद आप सेक्युलर इस इंग्लिश वर्ड का अर्थ क्या है इस इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढ के निकालिए। सेक्युलर शब्द का अर्थ है पंथ निरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव। सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्म निरपेक्षता कहीं लिखा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हमारी जुडिशरी, हमारी मीडिया, हमारी पुलिस, हमारी सरकार ये धर्मनिरपेक्ष चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। कांग्रेस की नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी और राजीव गांधी जी के मृत्यु के पश्चात उनको मंत्राग्नि से अंत्य संस्कार किया गया। जब वो धर्मनिरपेक्ष है तो मंत्राग्नि से अंत्य संस्कार क्यों किया गया? और इसलिए व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं होता। राजा, सरकार धर्मनिरपेक्ष चाहिए, पुलिस धर्मनिरपेक्ष चाहिए, न्यायालय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष चाहिए, फौज धर्मनिरपेक्ष चाहिए, मीडिया धर्मनिरपेक्ष चाहिए, पर व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। तो व्यक्ति के बारे में आचरण करते हुए सही विचार यह है सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों के साथ समान न्याय, सभी भगवानों का आदर। और ये जो सर्वधर्म समभाव की संकल्पना है, यही भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत है। आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूँगा कि 2001 की जनगणना के मुताबिक जो तथ्य सामने आए हैं कि मुस्लिम महिलाओं में साक्षरता का मात्र 40% देहातों में जो महिला है उसमें से 15% महिलाएं केवल साक्षर है। स्कूल में जाने वाली जो लड़कियां हैं केवल 17% मुस्लिम महिलाएं, कन्याएं जो शिक्षा पूर्ण कर सकती है। और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में केवल 3.56% मुस्लिम महिलाएं उच्च शिक्षा लेती है। जो महिलाएं कामकाज करती है, जैसे हमारी नादिम शेख अभी प्रोफेसर है, अगर ऐसे डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, लॉयर्स, कलेक्टर, सरकारी अफसर अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो हमारे यहाँ केवल 3.56% 3.5% केवल मुस्लिम महिला उच्च शिक्षा लेती है। 60% से अधिक मुस्लिम लड़कियों का विवाह 17 साल से भी कम उम्र में होता है। क्या ये चीजें अच्छी है? क्या मुस्लिम महिलाओं को, भारतीय महिलाओं को, सभी धर्म के महिलाओं को पुरुषों के आधार समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अगर पुरुष पुलिस ऑफिसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, हाई कोर्ट जज बन सकता है, तो क्या मुस्लिम महिलाएं नहीं बन सकती? अगर हमारे समाज में अगर मुस्लिम महिला, अगर पुरुष डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, तो क्या आपको अधिकार नहीं है बनने का? भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि केवल मुस्लिम महिलाओं को नहीं, सभी महिलाओं को पुरुषों जैसे समान अधिकार, समान मौका और समान अवसर मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। देखिए, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं
और एक बार मेरे पास आए थे MJ अकबर, और उन्होंने मुझे 3 बातें बताई। एक बात अकबर साहब बोलते बोलते जो बात मुझे बताए गए वो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि जिस समाज में महिलाएं शिक्षित होती है उसी समाज में शिक्षा का प्रसार होता है, वही समाज आगे प्रगति और विकास करता है। अगर आप डॉक्टर बनेगी, आप वकील बनेगी, आप पत्रकार बनेगी, आप टीचर बनेगी, आप प्रोफेसर बनेगी, आप पत्रकार बनेगी, आप सरकारी अफसर बनेगी, आप पुलिस ऑफिसर बनेगी, तो आपकी लड़का और लड़की भी शिक्षित होगी और वो जीवन में प्रगति और विकास करके बड़े पोस्ट पर जाएगी। और इसलिए मैं अभी बताया गया कि मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र में खुले। तब नागपुर में मैंने अपना, अब मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मुख्यमंत्री ने कहा कि आप भी एक की सिफारिश करो, तो मैंने मुस्लिम अंजुमन इस्लाम करके नागपुर में जो सदर में संस्था थी उसको इंजीनियरिंग कॉलेज दिया लड़कियों के लिए। और आज तक उस कॉलेज में से करीब करीब 5000 मुस्लिम लड़कियां इंजीनियर बनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी है, अच्छी नौकरी कर रही है, अपने स्वावलंबन से खड़ी है। क्या नहीं होना चाहिए? ये कौन सी बात है कि महिलाएं डॉक्टर न बने, इंजीनियर न बने, वकील न बने? ये कौन सी बात है? हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। हमारे देश की प्रगति और विकास में महिला पुरुष सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये पहली राजनीतिक पार्टी है कि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों में और कार्यकारिणी में 33% जगह महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, 33%। और इसलिए मैं आपको, ये राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में केवल चुनाव जीतना ये हमारा आखिरी मकसद नहीं है। जिसको वोट देना है वो दे, नहीं देना है वो वोट ना दे, उसका अधिकार है। पर हमारा मकसद ये है कि ये आगे देश कैसा होगा, ये समाज कैसा होगा, सबके साथ न्याय कैसे होगा, गांव गरीब मजदूर किसान सब जात पंथ धर्म भाषा बोलने वाले सभी लोगों का विकास कैसे होगा, ये हमारे राजनीतिक जीवन का मिशन है। हम प्रगति और विकास की ओर जा रहे हैं। और इसलिए मैं आपको सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि आप, पहली बात है कि शिक्षा लीजिए, और पहली बात अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, पत्रकार, अच्छी से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए, तो ही आपके समाज का, हमारे देश का विकास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये बात पक्की ध्यान में रखिए। स्वास्थ्य के बारे में क्या स्थिति है? आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, विकास, स्वाधीनता के 65 साल हुए। आज 65 साल स्वाधीनता मिलकर हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे। फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर उनके बाद में सोनिया गांधी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। अब नेहरू जी का पोता भी राहुल गांधी भी गांव गांव जाकर गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है। किसकी गरीबी हटी है? मुसलमानों की गरीबी हटी है? क्या मुझे बताइए, दलितों की, आदिवासियों की गरीबी हटी है? क्या किसान मजदूरों की गरीबी हटी है? किसकी गरीबी हटी है? 65 साल में से 57 साल कांग्रेस पार्टी को शासन करने के लिए मिला, गरीबी नहीं हटी और गरीबी हट भी नहीं सकती। हमारी सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती है कि दिल्ली जैसे शहर में जिस व्यक्ति की रोज की आमदनी 32 रुपये से ज़्यादा यानी 33 रुपये प्रतिदिन है, वो धनवान है। आप मुझे बताइए कि एक महीने में 999 रुपये की कमाई अगर आपने की तो क्या आप धनवान व्यक्ति जैसा जीवन जी सकते हैं? जी सकते हैं? नहीं। पर सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती है कि 999 रुपये महीना अगर एक व्यक्ति को मिला तो ऐश करो, बहुत मजा आएगी, धनवान जैसे जीवन जी सकोगे।
और गांव में जिस व्यक्ति की आमदनी 27 रुपए से ज़्यादा यानी 28 रुपए प्रतिदिन है, वो व्यक्ति जो है वो गांव में धनवान जैसे जीवन जी सकता है। ये संभव नहीं है। देखिए ये गरीबी क्यों आई है, ये महंगाई क्यों बढ़ी है, इसका कारण है भ्रष्टाचार। हमारे देश में 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और कोलगेट कोयले में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नाम नहीं लिया, सुषमा जी, अरुण जी, अडवाणी जी और मैंने आरोप नहीं किया, तो देश के संविधान में एक CAG करके संस्था है, उसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और कोलगेट में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ऐसे 4,38,000 करोड़ का घोटाला ये 3 प्रकरणों में केवल हुआ है। बाकी चिल्लर घोटाले बहुत है, उसका हिसाब मैं नहीं करता, होलसेल जितना हुआ है उतना हुआ है। 2G स्पेक्ट्रम आसमान में था, वहाँ भी भ्रष्टाचार। कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में जमीन पर स्टेडियम बने, उसमें भी भ्रष्टाचार। और न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर खाओ खींचो, लूटना है उतना लूटो, जमीन के अंदर भी घुस गए और कोयले में भी 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया, उसमें भी पैसा कहा है। ये 4,38,000 करोड़ किसके है? ये 4,38,000 करोड़ इस देश के मुसलमानों के, देश के हिंदुओं के, देश के बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, ये सब के पैसे हैं। ये किसके पैसे हैं? ये जनता के पैसे हैं। और विदेशों में जो बेईमान लोगों ने 21 लाख करोड़ रुपए रखे, अगर वो 21 लाख करोड़ में अगर ये 4,38,000 करोड़ जोड़ दिया जाएगा तो टोटल अमाउंट होती है 25,38,000 करोड़। अगर इतने पैसे आएंगे तो हर गांव में सीमेंट कंक्रीट के रोड बन जाएंगे। ये पैसे अगर देश में आएंगे तो हर गांव में अस्पताल बन जाएगा। ये पैसे अगर देश में आएंगे तो रोज आपको 24 घंटे पीने का पानी घर में बनेगा। अगर यही पैसे अगर आएंगे तो 20 करोड़ लोगों को अच्छे मकान मिल सकते हैं। इतने पैसे से इतने मकान मिल सकते हैं और इस पैसे से 25 करोड़ युवाओं को इंडस्ट्री, अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। इसी पैसे से अगर वो किसानों के लिए, खेती के लिए पानी दिया जाएगा तो करीब करीब पूरे हिंदुस्तान की जमीन पानी के नीचे आकर किसानों की तरक्की हो सकती है। पर ये पैसा कहाँ गया? कांग्रेस पार्टी ने कभी देश का विकास नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने जातीयवाद का और सांप्रदायिकता का जहर घोलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा गया कि ये पार्टी कम्युनल है, ये पार्टी सांप्रदायिक है, ये पार्टी जातीयवादी पार्टी है। मैंने भी विद्यार्थी परिषद में काम किया और मुझे गौरव इस बात का है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमें कभी यह सिखाया नहीं गया कि किसी के धर्म के साथ द्वेष करो, किसी के साथ अन्याय करो। सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता के खिलाफ हर समय हमको संघर्ष करने की शिक्षा दी गई। कभी हमको इसको किसी के बारे में द्वेष करने की शिक्षा नहीं दी गई। गलत प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के विरोध में है, ये पार्टी चुनकर आएगी तो मुसलमानों को कटवा देगी, पाकिस्तान भिजवा देंगी, सुरक्षित रहना है तो कांग्रेस को वोट दो। यही भाषण होते हैं ना, यही भाषण होते हैं। मुझे बताइए, 9 राज्यों में हमारी सत्ता है। ये मध्य प्रदेश से हमारी बहनें आई हैं। क्या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मुस्लिम समाज पर, हमारे बहनों पर कोई अन्याय किया है? नहीं किया। हमारी सरकार झारखंड में, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में, हमारी सरकार गुजरात में है। दंगे हुए सभी देशों में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दंगे हुए हैं। तो क्या दंगे हुए, क्या इसके लिए क्या मुख्यमंत्री बताता है पुलिस को ये गोली चलाओ, उस पर चलाओ, उसको चलाओ? दुष्प्रचार किया गया और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक विलन के रूप में पेश किया गया। जैसे हिंदी पिक्चर में एक प्राण नाम का एक्टर था,
तो लोग बोलते थे कि जब प्राण की एंट्री होती थी तो ऐसा गुस्सा आता था क्योंकि वो विलन के रूप में उसको पेश किया जाता था। पर निजी जिंदगी में प्राण बहुत अच्छे इंसान थे। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में आज स्थिति यह है कि मुस्लिम समाज का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और सबसे स्वास्थ्य और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं मुस्लिम समाज को पूरे देश में अगर किसी राज्य में है तो गुजरात में है। ये मैं गौरव के साथ आपको बता सकता हूं। पर हमारे बारे में काफ़ी गलत प्रचार किया गया है। ये इमेज वर्सेस रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात है। आज हमारी मुस्लिम मीडिया भी यहाँ उपस्थित है। मैं आपके मार्फत सभी मुस्लिम समुदाय को यह आह्वान करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आइए, हम सब नेताओं को परखें, हमको देखें, हमारा अनुभव लीजिए और अनुभव लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जातिवादी हैं, हम सांप्रदायिक हैं, मुस्लिम विरोधी है, तो हमारा साथ छोड़ दीजिए। हम जरूर पाकिस्तान के विरोध में हैं, हम आतंकवाद के विरोध में हैं। आज पाकिस्तान गरीबी से लड़ रहा है, पर पाकिस्तान को जब 3 बार लड़ाई हारने के बाद इस बात का पता चला कि हम हिंदुस्तान को लड़ाई में हरा नहीं सकते, तो पाकिस्तान वहाँ के आतंकवादियों को यहाँ भेजकर हिंदुस्तान की शांतता को, हिंदुस्तान की माहौल को बिगाड़ना चाहता है। और इसलिए हम आतंकवाद के विरोधी हैं। कोई भी सच्चा मुसलमान निरपराध हिंदू की हत्या नहीं कर सकता और कोई भी सच्चा हिंदू निरपराध मुसलमान की हत्या नहीं कर सकता। और इसलिए हम इस आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं और आतंकवादी संगठनों का भी हम विरोध कर रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं और मुझे लगता है कि वो बात आपके द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा पूरे देश में जानी चाहिए कि 21वीं सदी की राजनीति पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की है। ये विकास की राजनीति है। हम सभी समाज, धर्म, पंथ, भाषा, लिंग भेद इसको भूलकर हिंदुस्तान का विकास करना चाहते हैं और इस विकास की प्रक्रिया में सभी को साथ लेकर आगे जाना चाहते हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के एनडीए सरकार को याद करिए। तब महंगाई थी, तब गैस की कीमत कितनी थी, तब आपके लिए सरकार ने कितने अच्छे निर्णय किए। हमारे शहनवाज हुसैन साहब जब हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे तो हज के लिए जो फ्लाइट गई, पूरे देश में पहले केवल दिल्ली और मुंबई से यात्राएं होती थी। देश के अनेक स्थानों पर हज के लिए हवाई यात्रा शुरू करने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। अगर हम मुसलमानों के विरोधी होते तो ऐसा क्यों करते? और इसलिए ये जो गलतफहमियां खड़ी की जा रही कांग्रेस पार्टी की तरफ से, ये एक प्रकार से ये वोट बैंक की राजनीति है। हम तो ये मानते हैं कि हम लोग सब एक है, न कोई अल्पसंख्यक है न कोई बहुसंख्यक है। हम एक समाज के अंग है। हमारी विरासत, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति एक है। हमारा सबका खून एक है। हम भारतीय है, हम इंडियन है, यही हमारी विशेषता है। केवल हमारी उपासना पद्धति अलग अलग है। आप एक बार नहीं 10 बार नमाज पढ़िए, इसे किसी को आपत्ति होने का कारण नहीं है। कोई मंदिर में जाएगा, कोई गुरुद्वारों में जाएगा, कोई बौद्ध विहार में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा। जो विवेकानंद जी ने कहा है कि सबका धर्म श्रेष्ठ है और सबका भगवान श्रेष्ठ है, वही विचार का अनुकरण हम करते हैं। सहिष्णुता हमारी विशेषता है और धार्मिक कट्टरता से हमको बच के रहना होगा। विज्ञान, तंत्र विज्ञान का उपयोग करना होगा। मैं हमारे ये जो युवा आई है, मुस्लिम लड़कियां आई है, बहनें आई है, मैं उनको आह्वान करूंगा कि मैंने नागपुर में, मैं अभी भी एमएलए हूं और अपने फंड से मैंने कम से कम 100 कंप्यूटर अनेक स्कूलों को दिए, मुस्लिम लड़कियों के और लड़कों के स्कूल में दिए। मैं आप सबको कहूँगा कि जो लड़कियां वो कंप्यूटर सीखे और जो माताएं आई है
वो अपने बच्चों को भी कंप्यूटर सिखाए, क्योंकि 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की है। भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सबका कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण हो। गरीबी दूर हो जाए, भूखमरी, बेरोजगारी दूर हो जाए, आपको अच्छे मकान मिले, पीने के लिए शुद्ध स्वच्छ जल मिले, युवाओं के हाथों को ईमानदारी से रोजगार मिले और देश की तरक्की और विकास हो। यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। 1967 में मैं पढ़ रहा था। मुझे राजनीति में नाटकबाजी पसंद नहीं है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ जैसा है वैसा दिखो, जिसको पढ़ता है वो आएगा, नहीं पढ़ता वो नहीं आएगा, छोड़ दो। मैं कभी पैजामा, कुर्ता और जैकेट पहनकर लीडर जैसा, मुझे बहुत लोग सलाह देते कि दिल्ली में आए हो तो लीडर जैसे कपड़े पहनो। मैंने बोला नहीं पहनना है। मैं पैंट शर्ट पहनता था, वैसे ही पहनूंगा। जिसको पढ़ता है उसका ठीक है, नहीं पढ़ता है जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारी इमेज है, जो हमारी प्रतिमा है, जो हमारा विचार है, जो हमारी वस्तुस्थिति है, जो हमारी सच्चाई है, उसको हमको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बारे में जो जो सच्चाई हो खुले रूप से, ट्रांसपेरेंसी से लोगों के पास जाए। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने हमको जो सिखाया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विचार है, क्या विचार है बहनों और भाइयों। 1967 में पंडित जी ने अपने विचारों में अंत्योदय का विचार करते हुए कहा था, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। क्या ये अच्छी बात है कि हमारे मुस्लिम लड़कियां विद्वान होशियार होने के बाद इंजीनियरिंग, डॉक्टर नहीं बन सकती, वकील नहीं बन सकती, पत्रकार नहीं बन सकती? ये कौन सा धर्म है कि जो हमारे लड़कियों को इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर बनाने का मौका नहीं देना चाहता? क्या ये सच है? ये ठीक है? नहीं। हमारी लड़कियां बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, हायर एजुकेशन लेगी, कंप्यूटर सीखेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सीखेगी, तरक्की करेगी, विकास करेगी और विकास करेगी और अपने परिवार का भी विकास करेगी। हम स्त्रियों और पुरुषों में भी समानता चाहते हैं। मुझे बिल्कुल ये बात मान्य नहीं है कि पुरुष श्रेष्ठ है। ये पुरुष प्रधान श्रेष्ठत्व की कल्पना हमको मान्य नहीं है। जाति के आधार पर श्रेष्ठत्व की कल्पना हमको मान्य नहीं है। धर्म के आधार पर श्रेष्ठत्व की कल्पना हमें मान्य नहीं है। भाषा के आधार पर श्रेष्ठत्व की कल्पना हमें मान्य नहीं है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स, लिंग भेद, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करने वाली कोई विचारधारा को हम नहीं मानते। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं कह रहा हूं विवाद का विषय नहीं हो सकता और हमारी इस वैचारिक स्पष्टता को, वैचारिक सच्चाई को, जो हम 21वीं सदी में हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन सबकी गरीबी को दूर करना चाहते हैं। करोड़ों युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं और यह संभव है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर हमारी जनता गरीब है। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। आप कभी मुंबई गई होगी तो मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाया और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया और समुद्र में जो सीलिंग प्रोजेक्ट आप देखते हैं जिसका टीवी पर आता है वो भी मैंने बनाया। सरकार से 5 करोड़ रुपए लिए और 4000 करोड़ रुपए मैंने लोगों से खड़े किए और 2.5 साल के अंदर 8000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए। पैसा सरकार का नहीं, फिर भी पुल रास्ते बन गए। देश के विकास के लिए आवश्यकता है सही नेतृत्व की, नेतृत्व के विश्वसनीयता की। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, गरीब सभी जो है उनके जीवन को बदलने के लिए विकास की दृष्टि की, पूरी ट्रांसपेरेंसी की, निर्णय करने की क्षमता और उसके साथ समाज और देश के साथ कटिबद्धता चाहिए। ऐसा नेतृत्व अगर होगा, ऐसी पार्टी होगी तो हिंदुस्तान का तकदीर बदल सकता है, हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकता है। बहनों और भाइयों, आज देश की हालत बहुत खस्ता हुई है और इसलिए मैं आपको इस बात का विश्वास देने के लिए आया हूं
कि इस देश का भविष्य बदलने का आह्वान भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। आज भी 36% देश की आबादी में शासन भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे 8 राज्यों की सरकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस और यूपीए रूल के स्टेट की तुलना में हमने प्रगति और विकास से 3 गुना ज्यादा प्रगति और विकास करके दिखाया है। 21वीं सदी विकास की राजनीति की सदी है। हम हिंदुस्तान के तकदीर को, हिंदुस्तान के भविष्य को बदलना चाहते हैं और मैं आपको विश्वास के साथ, आत्मविश्वास और अहंकार, ये 2 शब्दों में अंतर है। मैं एरोगेंस से नहीं कह रहा हूं, मैं पॉजिटिव आत्मविश्वास के आधार पर यह आपको कहना चाहता हूं। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सभी समाज के गरीबों का जीवन बदलने की ताकत हिंदुस्तान के राजनीति में अगर कोई पार्टी में है तो उसका नाम केवल भारतीय जनता पार्टी है। यही मैं आपको कहने के लिए आया हूं। आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में एनडीए के शासन कार्यकाल में हमने देश को दिशा दी है, वही कार्य हमको आगे करना है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस वैचारिक सच्चाई को आपके द्वारा अपने समाज में जिन लोगों में गलतफहमियां है और गलतफहमियों के कारण जो भारतीय जनता पार्टी से दूर है, उनके पास जाइए। और जब एक बात होती है, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के विचारों के बारे में कांग्रेस पार्टी और हमारे विरोधकों ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, ये कन्फ्यूजन दूर हटाइए, विचारों की क्लैरिटी लाइए, हिंदुस्तान की तकदीर को बनाइए, महिलाओं को बराबर के अधिकार दीजिए, अपनी गरीबी हटाइए और हिंदुस्तान की तकदीर को हम बनाएंगे, भविष्य को बनाएंगे। इस संकल्प को लेकर आप यहाँ से जाइए। फिर से एक बार हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष तनवीर अहमद जी को, डॉक्टर जैन साहब को, हमारे आरिफ बेग साहब को, हमारी बहन प्रोफेसर शाहिद शेख को और आप मंच पर बैठे हमारे सभी नेताओं को और आप सबको, ये आपकी संख्या है, हिंदुस्तान है, ये राज्यों से आए हुए आप सब हमारी बहनें, हमारा परिवार है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का और विचार का परिवार है। हिम्मत के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे जाइए। भविष्य हमारा है, चुनाव में जीत हमारे होने वाली है और भारत के संसद पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरने वाला है और हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाली है। इसी विश्वास के साथ आप यहाँ से जाइए, यही आपसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।